रीजनिंग के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जिस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी के सभी हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से सारे प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है, इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना। ठीक है, ये प्रश्न एमपी आपका एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना कि यहाँ पर लुप्त अक्षर है तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए जी हमारा लुप्त पद वाला प्रश्न, और जब भी हम लुप्त पद वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न में देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पैटर्न है और इस पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा पैटर्न मिले तो क्या कैसे सोल्व करना वो देखिए। सबसे पहला तरीका हमारा क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया इसके आसपास के लेटर कैसे लिखे ये हम चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए। तो इसके आसपास यानी यहाँ पर एस कैसे लिखा है और इधर से यहाँ पर आर कैसे लिखा है ये हम पता करेंगे। अब यही क्यों पता करेंगे, तो यहाँ पर इन दो लेटरों से इनका पता करेंगे और इन दो लेटरों से इनका पता करेंगे, भी सेम तरीके से हम इससे बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इनका सबसे पहले हम पता करेंगे। तो यहाँ पर हम पता करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सिंपल सा देखें, एम से एन को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एम एन मतलब यहाँ पर प्लस एक ही हो रहा है। ठीक है, और एन से आर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, तो प्लस 4 हुआ है। यानी यहाँ पर जो लास्ट वाले लेटर को लाने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो प्लस 4 हुआ है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ओ से क्यू मतलब यहाँ पर अभी प्लस 2 हो रहा है, और क्यू से एस की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस 2 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो अलग अलग लॉजिक लग रहा है और अलग अलग लॉजिक नहीं लगना चाहिए, तो इस तरीके से तो होगा नहीं। अब हम यहाँ पर एक छोड़ के एक भी देख सकते हैं, जैसे एम से सीधे आर की ओर जाते हैं तो एम से आर, एम 13 पे 18 पे मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस 5 हो रहा है। अब सेम लॉजिक से यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक छोड़ के ओ से डायरेक्ट एस की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा प्लस 4 हो रहा है, यहाँ पर 5 यहाँ पर 4, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अभी इस तरफ से इधर टी का पता करते हैं और इधर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पी का पता करते हैं इन दो लेटरों से। तो इन दो लेटरों से देखिए, जैसे एम से क्या करेंगे ओ की ओर जाएंगे तो एम से ओ मतलब क्या हो रहा था आपको, यहाँ पर प्लस 2, और ओ से पी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है। इतना क्लियर है, यही लॉजिक यहाँ पर लगना चाहिए। तो एन से क्यू की ओर जाएंगे तो एन से क्यू मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 3 प्लस हुआ है। फिर Q से T की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ। तो ये भी अलग अलग लॉजिक लग रही है। एक छोड़ के हम एक देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर M से सीधे P की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हुआ है। सेम लॉजिक से यहाँ पर N से सीधे T की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये भी अलग अलग लॉजिक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा लॉजिक का समझना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न और आपको पता है एपटेक अभी एग्जाम ले रही है। कौन ले रही है, एपटेक ले रही है, तो उनके पैटर्न को समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास M है, और M से अगर हम इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, N मिलेगा, मतलब प्लस 1 MN, और N से इधर आएंगे तो NO मतलब यहाँ पर प्लस 1, और N से इधर चलेंगे तो OP, ठीक है, और P से इधर आएंगे तो PQ, उसके बाद Q से इधर आएंगे तो QR, और R से इधर आएंगे तो RS, और S से आगे जाएंगे तो यहाँ पर T। तो मतलब क्या है, घड़ी की दिशा में +1 चल रहा है। यहाँ से चला, यहाँ से MNOPQRST, यानी अगला यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अगला हमारे पास जो लेटर होगा वो U हो जाएगा। क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए U कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, और आपका ने इससे ही सही जवाब माना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही अनुरूप युग्म का चयन करें। यानी यहाँ पर जिस प्रकार युद्ध और विनाश का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार समय यहाँ पर वायरस के संबंध बताना। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है, तो समानुपात में हम क्या करते हैं, इन दोनों जोड़ों का संबंध देखते हैं, फिर सेम लॉजिक से यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, वैसे ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। मेन तरीका यह है कि रीजनिंग में अच्छे नंबर लाने के लिए रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करने के तरीके पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी चैप्टर पढ़ भी लेते हैं लेकिन उनको तरीका ही नहीं पता होता। कभी कभी क्या होता है, तरीका भूल जाते हैं। अगर आप तरीके से हर किसी प्रश्न को सोल्व करोगे तो आप कभी भी प्रश्न को गलत नहीं करोगे। क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले प्रश्न में जितना टाइम लगाया ना, वो इसीलिए लगाया ताकि आपको मैं बता सकूं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ताकि आप वहां पर कोशिश कर सको। ठीक है, नहीं तो मैं तो सीधे आपको बता के आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि आप जैसे मान लो कि 30 से 35 प्रश्न आते हैं तो उनमें से कम आप 30 की 30 प्रश्न सही कर पाओ, इसलिए मैं सारी लॉजिक बताता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो हम यहाँ पर युग्म में कैसे संबंध पता करेंगे, कि पहले शब्द से दूसरे शब्द का कैसे संबंध है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पहले से यहाँ पर बता देंगे। तो अगर हम पहले से दूसरे को देखें तो यहाँ पर युद्ध है, और युद्ध का संबंध विनाश मतलब क्या था, आपको होगा अगर युद्ध होगा तो विनाश होगा। इसका मतलब ये है कि वायरस होगा तो यहाँ पर आपको पता है रोग भी होगा, क्योंकि युद्ध होगा तो विनाश होगा, वायरस होगा तो रोग होगा, क्योंकि नष्ट तो होना नहीं है, डिसीज होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर बस सेम लॉजिक मतलब सेम संबंध बनाना है, ऐसा नहीं कि हमारे मन से कहीं भी बता दो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना, ठीक है। और ये सारे प्रश्न एमपी आबकारी में पूछे गए प्रश्न, कुछ प्रश्न मेरे एमपी कांस्टेबल 2023 में भी पूछे गए प्रश्न, वो भी लिया हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बता देना, ये तो हालांकि सरल प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट है, तो मैं आपको यहाँ पर बस पैटर्न बताने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो एमपी पुलिस में जो रीजनिंग वगैरह मैथ्स वगैरह इतनी टफ आती है, तो मैं थोड़ा सा हाई लेवल का बताऊंगा आपको कि सीधे आप जो लो नंबर के मतलब कम सरल वाले प्रश्न को तो आप आसानी से कर लोगे। तो आप बता देना कि अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मैं मेरी ओर से अच्छे प्रश्न लेकर आऊं या फिर मैं ये पीवाईक्यूज करवा दूं, मुझे बस इतना कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब सीरीज के प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या थी तो संख्या को ध्यान से देखें कि संख्या कहीं अचानक अचानक बढ़ तो नहीं रही है, या संख्या में वर्गघन तो नहीं लिखा है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना, संख्या में अंतर देखना, यानी कि अंतर देखो तो 100% प्रश्न सही हो जाता है, ठीक है। हालांकि 90% प्रश्न अंतर से भी होते हैं। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे, जैसे 31 से 38 की ओर जाएंगे, 31 से 38 मतलब यहाँ पर +7 किया है। फिर 38 से 45 को देखेंगे तो यहाँ पर भी +7 किया है। फिर 45 से 52 को देखेंगे तो यहाँ पर भी +7 किया है। फिर 52 से 59 को देखेंगे तो यहाँ पर भी +7 किया है। मतलब पैटर्न हमारे पास +7 +7 +7 +7 है। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी +7 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 59 में +7 मतलब यहाँ पर 66 हो जाएगा। 66 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट मुझे ये कमेंट करेंगे कि आप सरल प्रश्न करवा रहे हो। देखिए रीजनिंग में मान लो आपको अगर 30 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, उसमें से तो 20 आपको सरल देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये वाला प्रश्न आबकारी का ही प्रश्न है, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। बाकी के जो 10 प्रश्न वो टफ रहते हैं। अब वो 10 प्रश्न ऐसे तो नहीं कि एक साथ टफ मिलेगा, आपको एक छोड़ के एक टफ मिलता है, इसलिए आपको पेपर फिर कठिन लगने लगता है और प्रेशर होता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या करा, यदि यहाँ पर फर्स्ट करा कि ए बी से लंबा है, सेकेंड करा कि सी से छोटा है, और थर्ड करा कि डी से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो उनमें से कौन सा सबसे लंबा है, यानी कि कौन सबसे लंबा है ये आपको बताना है। मतलब ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है, ये आपके माइंड में सीधे आना चाहिए कि हमारा रैंकिंग का प्रश्न है। अब छोटा बड़ा का इसका मतलब क्या है, आपको इतना तो पता होगा कि छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है। जैसे मैंने 2 लाइन खींची, ये लाइन मैंने यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 2 लाइन खींची, जैसे मैंने एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, तो आपको यहाँ पर छोटी लाइन कौन सी दिखाई दे रही है, तो आपको ये वाली, बड़ी कौन सी, तो बड़ी ये वाली। सिंपल सी बात है, बस ऐसा ही यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या करेंगे, यदि फर्स्ट ए बी से लंबा है, मतलब ये है ए, ठीक है, ये कौन है, ए है, और ए क्या है, ए बी से लंबा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ए को खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ए को खड़ा किया और ए जो है बी से लंबा है, तो बी से लंबा इसका मतलब बी को हम छोटा बना लेंगे, सिंपल सी बात है ये समझने के लिए। अब आगे दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सी ए से छोटा है। अब जो सी है ये ए से छोटा है, तो अब सी कहां पर हो सकता है, तो सी ए से छोटा इसका मतलब यहां पर, सी ए से छोटा इसका मतलब यहां पर। अब जरूरी नहीं कि यहीं पर, सी बी से भी तो छोटा हो सकता है, जरूरी थोड़ी कहा नहीं, इसका मतलब बी से भी छोटा हो सकता है। तो मान लो हम सी को यहां पर भी बिठा देते हैं, ये जो हमारा ये संभावना में, ठीक है, ये हमारा संभावना में। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है थर्ड वाला कि डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। अब डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो बी से छोटा मतलब डी नीचे आ जाएगा, तो डी नीचे आ जाएगा। अब डी जो ई से लंबा है, तो ई से ये लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो ई से और छोटा हो जाएगा, क्योंकि डी जो ई से लंबा है तो ई नीचे आ जाएगा। तो आगे यहां पर क्या कर रहा है, लेकिन बी से छोटा, तो बी से छोटा दिख रहा है, ये हमारे पास संभावना है, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या करा, उस पर निर्भर रहेगा। यानी देखिए प्रश्न करा कि तो उनमें से कौन सबसे लंबा है, यानी इनमें से सबसे लंबा कौन है, ये प्रश्न करा। तो ये तो आसानी से हमें दिख रहा है कि केवल ए ही लंबा है, प्रश्न के हिसाब से कौन, ए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आसान है, लेकिन आप क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व करने के तरीके आप भूल जाते हो पेपर में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करके पूर्व दिशा की ओर मुख की हुई महिलाएं दक्षिणावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमती है, अब उनका मुख किस दिशा की ओर है। यानी ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है और ये हमारा बस घुमाना है, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिशा दूरी का पता होगा कि दिशा दूरी हम कैसे याद कर रखते हैं, कि जैसे प्लस का चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ऊपर की ओर क्या रहता है हमारा उत्तर यानी कि नॉर्थ, और नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है, ये आपको पता होगा। और राइट में आपको पता है पूर्व, और यहाँ पर क्या होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है, ये आपको पता होगा। ये पश्चिम है तो ये भी आपको इतना तो पता होगा, ठीक है, और इतना पता भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न क्या करा, उस हिसाब से हम घूमेंगे, ठीक है। जैसे प्रश्न करा कि पूर्व दिशा की ओर मुख की हुई महिलाएं दक्षिणावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमती है। पूर्व दिशा मतलब क्या है कि जैसे मैं इसी में घुमा देता हूं, जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर महिलाएं, ठीक है, कोई महिला है, ये महिलाएं हैं। अब ये पूर्व दिशा मतलब इसका मुख इस तरफ है, ठीक है, ये इस तरफ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिणावर्त, इस पॉइंट पे ध्यान रखना, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है कि ये किस तरफ घूमेंगी, तो आपको दक्षिणावर्त मतलब दायां और वामावर्त मतलब बायां। वामावर्त कहा तो बायां घूमना और दक्षिणावर्त कहा तो दायां।
अब दक्षिणावर्त दाया मतलब इधर घूमेंगे तो यहाँ से इतना आएगी तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। अब ये 145 डिग्री घूम रही है तो आपको पता है इसके बीच में और कितनी डिग्री का कोण रहता है, तो आपको यहाँ पर और 45 डिग्री का रहता है और 45 इधर का, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, तो 45 डिग्री का ये भी है। तो 45 और 90 135 डिग्री अभी यहाँ पर हुआ है, मतलब 135 डिग्री यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर 145 का मतलब थोड़ा सा और ये आगे जाएगी, थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पर 10 डिग्री और हो जाएगा, तो 145 हो गया। अब ये यहाँ पर है, अब यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका यानी कि अब उनका मुख किस दिशा की ओर है ये कह रहा है। तो अगर हम इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लेंगे तो ये हमारा उत्तर पश्चिम आ जाएगा, लेकिन उत्तर पश्चिम ऑप्शन में है नहीं। अब ये यहाँ पर है, ये मतलब अभी इस दिशा में अगर ये यहाँ से अगर घूम भी रही तो ये इस दिशा में, मान लो इस दिशा में, यहाँ से ये घूमी भी है, इस तरफ से घूमी भी है, तो ये अभी इस दिशा में, इस दिशा में इसका मतलब क्या है, ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर इसका सही जवाब माना था आपका ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 8514 को हेड, 3945 को राइट तथा 057 को बैक के रूप में क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पर ग्रेड को किस रूप में क्रिएट यानी कि कूट लेखन किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आबकारी का ही प्रश्न है, ठीक है। देखिए आपको पता है कि एप्टेक अभी एग्जाम करवा रही है, तो एप्टेक का पैटर्न हमें पता करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो रिपीट करते हैं। जिससे अभी आबकारी का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो जितने भी प्रश्न बने थे, उससे पहले जो सब ग्रुप के कुछ एग्जाम हुई थी ना, उसी के प्रश्न रिपीट हो रहे थे, उसी टाइप के प्रश्न रिपीट हो रहे थे। तो इसलिए पीवाईक्यू सोल्व करना जरूरी है, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता देना कष्ट करके कि मैं आपको पीवाईक्यूज करवा दूं या फिर मैं इस सिलेबस के हिसाब से आपको मैं एक नया प्रैक्टिस सेट एकदम जबरदस्त मस्त वाला प्रैक्टिस सेट लाऊं, ताकि आप सीधे एग्जाम में उस टाइप के प्रश्न को देख लो। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लेवल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लेवल तो कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत सरल लग रहा है। हमें थोड़ा सा और अच्छा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको पता हम कह नहीं सकते कि प्रश्न कैसे आ जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें लेवल में पढ़ना, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट करके बता देना। अब यहां पर देखिए सबसे पहले ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो हम देखेंगे कि यहां पर ये संख्या का संबंध किससे दिया है, इन लेटर से दिया है, और इन संख्या को इस लेटर से दिया है, तो और इन संख्या को इन लेटरों से दिया है, तो हमें इन लेटरों से बताना, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर संख्या दी, तो इन लेटरों को संख्या में, संख्या को लेटर में बदलते हैं। तो आपको पता है कि एबीसीडी में कौन कितने नंबर पे आता है, जिसे यहां पर देखेंगे तो 8 और यहां पर दिया एच, तो 8 नंबर पे एच आता है, ठीक है। फिर 5 नंबर पे ई आता, तो यहां पर ई दिया है। 1 नंबर पे ए आता, तो यहां पर ए दिया है। 4 नंबर पे डी आता, यहां पर डी दिया। इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ये हमारा सही दिखा। यहां पर देखेंगे अब यहां पर 3 और यहां पर आर दिया है, क्या 3 नंबर पे आर आता है, नहीं आता, ये 18 नंबर पे आता है। हाँ 9 नंबर पे आई आता है, 4 नंबर पे डी आता है, 5 नंबर पे ई आता है। इतना क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। हमें यहां पर एक डाउट है, इधर देखेंगे तो 0 और यहां पर क्या है, बी है। क्या 0 नंबर बी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या 5 नंबर पे ई आता है, तो ये तो सही है। क्या 7 नंबर पे जी आता है, तो ये भी सही है। तो हमें यहां पर 2 लेटर मिस्टेक मिल रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हमें यहां पर आर को 3 मानना पड़ेगा और बी को 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना सा है, बाकी इनके नंबरिंग कर लेंगे। कैसे, देखिए जिसे यहां पर जी का बताना, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। उसके बाद यहां पर आर का बताना, आर कितने नंबर पे आता है, तो आर इस तो वैसे 18 नंबर पे आता है, लेकिन इसका कहना कि 3, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 3 मानेंगे। ऑप्शन में देखेंगे 73 दिया है, तो डी में दिया है, ठीक है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। इतना क्लियर है, यहां पर आपको समझ में आ चुका, बस इतना सा कंफ्यूज किया था हमें। तो 1-3 के चक्कर में हम यहाँ पर प्रश्न को छोड़ भी सकते थे, बस आपको इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस कीजिए। तो 73 145 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 8 फरवरी 2020 को बुधवार है तो 12 फरवरी को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि 8 फरवरी 2020 को बुधवार है तो 12 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। बहुत आसान प्रश्न, चुटकुट सा प्रश्न, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब ये मत करना कि आप यहाँ पर 8 फरवरी 2020 को बुधवार है तो ये है भी कि नहीं है, इसका कूट वूट करके आप पता करो। इतना करने की जरूरत ही नहीं, यहां पर केवल इसने 12 फरवरी को पूछा है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 8 फरवरी को, ठीक है, 8 फरवरी को इसका कहना है कि 8 फरवरी को इसका कहना है 2020 छोड़ो, क्या कहना है इसकी बुधवार है, ठीक है। क्या है, तो यहाँ पर इसका कहना है कि 8 फरवरी को बुधवार है, ठीक है, ये कह रहा है। अब 8 फरवरी को बुधवार है और 12 फरवरी को कौन सा होगा, ये हमें बताना है कि किस तारीख को, तो 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी को बताने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर दिन जोड़ लेना है। यहाँ पर कितने का अंतर है, आपको यहाँ पर 4 दिन बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 4 दिन बढ़ा है। 4 दिन बढ़ा तो इसमें 4 दिन बढ़ा लेंगे हम, तो 4 दिन बढ़ाएंगे तो बुधवार के बाद क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार के बाद शुक्रवार आ जाएगा और शुक्रवार के बाद हमारा यहाँ पर शनिवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, शनिवार, और चौथा हमारा रविवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। यहाँ पर हमने 4 दिन बढ़ाया तो रविवार आया है, तो 12 फरवरी को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे रविवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है सैटरडे संडे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है,
प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से एक को छोड़कर सभी समानता है जबकि एक भिन्न है, विषम को चुने। यानी देखिए आपको पता है कि जैसे पिछली बार जो भी आबकारी के एग्जाम में कैलेंडर के 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर पूछ ही रहा था। तो ऐसा है कि अभी एमपी पुलिस में भी आपको कैलेंडर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना हमें, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं लेटर के, ठीक है, और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, उसी का हमें चयन करना है। अब यहाँ पर क्यू जेड एच टी है, सारे के सारे व्यंजन है, तो सेवर व्यंजन से तो हम बता नहीं सकते, तो फिर क्या करना, देखिए आसान है, इनको संख्या में बदल लो। जैसे क्यू 17 नंबर पे आता है, ठीक है, क्यू 17 नंबर पे आता है, जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। ये हमने इनको संख्या में बदला। अब इन संख्या को देखो, इनमें से कोई अलग दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर हाँ अलग दिख रहा है। कौन अलग दिख रहा है, तो यहाँ पर 17 हमें अलग दिख रहा है। क्यों अलग दिख रहा है, तो आप कहोगे ये हमारे पास अभाज्य संख्या या विषम संख्या ये है, बाकी ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये केवल की केवल अभाज्य और विषम संख्या है, तो इसलिए ये इन तीनों से अलग हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आसान है, बस हमें यहाँ पर तरीका चेंज करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न देखिए, आपको पता बैठक अवस्था के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न, और इन प्रश्नों को काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, बस सोल्व करने तरीका सीख जाओ। कैसे, देखिए प्रश्न का कहना कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। अब 5 लड़कियां हैं और एक पंक्ति में बैठी, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर सीधे एक पंक्ति बना देता हूँ। पंक्ति मतलब क्या है, सीधा रहेगा, 5 लड़कियां तो 1 हो गई, और यहाँ पर ये 2 हो गई, 2 लड़कियां तो ये हो गई, 2 के बाद ये तीसरी हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी, और ये 5वीं हो जाएगी। 5 लड़कियां इस पंक्ति में बैठेगी, ठीक है। इसका बायां इधर हो जाएगा, मैं यहाँ पर बायां मतलब भी लिख देता हूँ, इधर दायां इनका इधर हो जाएगा, ठीक है। दायां बायां मैंने ये भी लिख दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कर कि नेहा सुधा या आरती के बगल में नहीं है, यानी कि जो नेहा है सुधा या आरती के बगल में नहीं है, इसको छोड़ो और आगे पढ़ो। इसको अभी हम छोड़ते हैं, आगे पढ़ लेते प्रश्न को। बगल में नहीं, अनुराधा सुधा के बगल में नहीं है, नेहा ममता के बगल में है, नेहा जो ममता के बगल में, ठीक है। इतना पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि नेहा जो ममता के बगल में है। अब ममता कहाँ है, तो ममता पंक्ति में बीच में है, ममता जो है पंक्ति में बीच में, बीच में इसका मतलब क्या है कि ममता यहाँ पर हो जाएगी, तो ममता का मैं यहाँ पर एम ले लेता हूँ, समझ लेना ये ममता है। अब ममता पंक्ति में बीच में, इसका मतलब क्या है, 2 इधर बीच में हो जाएगी, तो इतना पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। अब इसका कहना था कि नेहा ममता के बगल में है। अब नेहा जो है ममता के बगल में, तो नेहा को हम यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, तो मान लो मैं यहाँ पर नेहा को बिठा लेता हूँ, ठीक है। तो जो नेहा है ममता के बगल में है। अब यहां पर कह रहा कि नेहा सुधा या आरती के बगल में नहीं है, जो नेहा है ये सुधा या आरती के बगल में नहीं है। यहां पर नेहा है जो, ठीक है, ये सुधा या आरती के बगल में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सुधा या आरती के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि अनुराधा के बगल में होगी। कहां पर होगी, अनुराधा। तो यहां पर मैं अनुराधा कर लेता हूं, यहां पर मैं अनुराधा कर लेता हूं, ये वाला अ लगा देता हूं, अनुराधा के बगल में है। अब यहां पर आगे कहना कि अनुराधा सुधा के बगल में नहीं है। जब अनुराधा ये सुधा के बगल में नहीं है, इसका मतलब ये है कि सुधा इधर ही होगी। अब सुधा और कौन बचा, आरती बची है, सुधा और आरती बची है। अब नेहा ममता के बगल में और सुधा के बगल में नहीं है, और यहाँ पर कहा कि नेहा सुधा या आरती के बगल में नहीं है, तो यहाँ पर अनुराधा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, सुधा या आरती, तो यहाँ पर सुधा को बैठा देता हूँ और यहाँ पर आरती को बिठा देता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पर सुधा और आरती का स्थान चेंज भी हो सकता है। अब एक बार प्रश्न को वापस पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या करें कि नेहा सुधा या आरती के बगल में, नेहा सुधा या आरती के बगल में नहीं है। नेहा जो है सुधा और आरती के बगल में नहीं है, तो नहीं है, यहाँ तक इतना क्लियर है। आगे यहाँ पर अनुराधा सुधा के बगल में नहीं है, जो ये अनुराधा है ये सुधा के बगल में नहीं है, तो इतना भी क्लियर है। अब आगे नेहा ममता के बगल में, तो नेहा जो ममता के बगल में, ये भी क्लियर है। आगे ममता पंक्ति के बीच में है, मतलब पंक्ति में बीच में है, तो ये भी बीच में, इतना भी क्लियर है। तो अनुराधा निम्नलिखित में से किसके बगल में है। अब जो अनुराधा है, ये जो अनुराधा है, ठीक है, ये किसके बगल में, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये जो अनुराधा किसके बगल में, ये प्रश्न पूछ रहा है, सॉरी, ये तो नेहा है, ये अनुराधा किसके बगल में, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो किसके बगल में, तो ये नेहा के बगल में, किसके बगल में, नेहा के बगल में है। तो नेहा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी हमारा आबकारी का प्रश्न है। अब हम इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न में यहाँ पर 10वां दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, पंक्ति वाला ही प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक बेंच के एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, पी अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, टी क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है, पी आर के यानी कि आर पी के ठीक बाएं ओर बैठा है, टी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, कैसे देखिए, सबसे पहले ये भी पंक्ति में बैठ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पंक्ति बनाना, जैसे मैं यहाँ पर पंक्ति बना लेता हूँ, ठीक है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो यहाँ पर 5 को बिठाएंगे 1, और ये हमारे पास 2 के बाद ये 3 4 और ये 5 लोग हो गए, ठीक है, पंक्ति में। अब यहाँ पर पढ़ेंगे वापस से 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक बेंच से एक पंक्ति में बैठे, इतना क्लियर है। आगे कह रहा है क्यू अंतिम बाएं
छोर पर बैठा है, जो क्यू है अंतिम बाएं छोर पर, तो बायां इधर ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पर उत्तर की ओर कहाँ नहीं, तो बायां इधर और दायां हम इधर मानेंगे। अब क्यू जो अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, इसका मतलब ये कि क्यू यहाँ पर बैठा है, बाएं छोर पर मतलब यहाँ पर बैठा है। आगे पी अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, अब पी अंतिम बाएं दाएं मतलब दायां इधर है, तो पी यहाँ पर बैठा है, दोनों का तो क्लियर हो गया है। अब आगे प्रश्न करें कि टी क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है, जो टी है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्यू के ठीक दाईं ओर, टी जो क्यू के ठीक दाईं ओर मतलब क्या होगा, या तो यहाँ हो सकता है। अब इसको आगे पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इसका हमें मिल जाएगा। और आर पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो आर है पी के ठीक बाईं ओर, तो पी के ठीक बाईं ओर यहाँ पर आर बैठेगा, इतना क्लियर है। आर पी के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पर ठीक बाईं ओर हो गया। अब इसको पढ़िए, टी क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है, यहाँ पर टी क्यू के ठीक दाएं ओर, इसका मतलब क्या है कि टी यहाँ पर हो जाएगा, और सॉरी टी क्यू के ठीक दाएं ओर, जो टी है क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है। अब यहाँ पर देखिए टी क्यू के ठीक दाएं ओर, इसका मतलब टी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, टी यहाँ पर बैठेगा, इतना क्लियर कि टी क्यू के ठीक दाएं ओर, तो टी के जो टी है क्यू के ठीक दाएं ओर, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर कह रहा है कि टी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, टी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, तो इसमें से एक ही बचा, कौन बचा, एस बचा, तो एस बीच में आ जाएगा क्योंकि पास ही स्थान है। तो यहाँ पर टी के ठीक दाएं और कौन बैठा है, ये प्रश्न पूछा है, तो टी के ठीक दाएं और हमें यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, तो एस बैठा है। एस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य चंद्रमा और आकाशगंगा के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। अब ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है, और ये भी एमपी पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि एमपी पुलिस 2023 में वेन डायग्राम के प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछ रहे थे, तो इसीलिए मैंने एमपी पुलिस 2023 के भी प्रश्न उठाकर लाया हूं, ठीक है। बस मुझे इतना कमेंट करके बता देना कि आपको या तो पीवाईक्यूज चाहिए या फिर नए प्रैक्टिस सेट ऐसे हाईफाई लेवल के चाहिए, दो में से मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इस बार की जो रीजनिंग आएगी तो मैं सारा उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न ऐड करके करवा दूं। लगभग अभी 30 तारीख से एग्जाम शुरू होने का है, तो 30 तारीख यानी कि हम 10 प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, तो 10 प्रैक्टिस सेट इतने जबरदस्त रहेंगे कि आपको सीधे एग्जाम में उस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस वहां पर वैल्यू चेंज मिलेगी, मतलब लेटर चेंज मिल सकते हैं, संख्या चेंज मिल सकती है, शब्द चेंज मिल सकते हैं, बाकी तरीका वही लगेगा जिस तरीके से मैं सोल्व करवाऊंगा। अब यहां पर हमें बताना कि सूर्य चंद्रमा और आकाशगंगा का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो आपको क्या करना है, जब भी वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाना। किससे, तो मान लो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूर्य का बना लेते हैं, तो ये मैंने क्या किया, सूर्य का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। दूसरा शब्द हमें क्या है, चंद्रमा। अब चंद्रमा का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने अभी सूर्य का डायग्राम बना लिया है, क्या इनका चंद्रमा से कोई संबंध है या नहीं। तो आपको सूर्य अलग होता है, चंद्रमा एक अलग है, ये दोनों की दोनों आपस में अलग है, तो यहाँ पर चंद्रमा के डायग्राम भी इससे अलग बनेगा, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हम तीसरे शब्द का बनाते हैं। तीसरा शब्द हमें क्या दिया, आकाशगंगा। अब आकाशगंगा का भी डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य का डायग्राम बनाया, क्या इनका आकाशगंगा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जिसे ब्रह्मांड में आकाशगंगा है और आकाशगंगा के अंदर ही सूर्य और चंद्रमा है, तो यहाँ पर आकाशगंगा का डायग्राम कैसा बनेगा, तो इनसे बाहर बन जाएगा और दोनों की दोनों इसके अंदर हो जाएंगे। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखिए डायग्राम ऐसा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप एक एक शब्द का डायग्राम बनाओगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है, दी गई आकृति के विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जिससे कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पर यह आकृति बनेगी। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, यहाँ पर ये इतना सा हिस्सा इसको मोड़ना है और कैसा दिखाई देगा ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, सबसे पहले आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न सोल्व करते हुए आते होंगे, बस उसी टाइप से। जैसे यहाँ पर इसका कहना है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जैसे इसका कहना है कि इतना सा हिस्सा ये रोटेट करने के लिए कहा, तो अगर हम इतना सा हिस्सा रोटेट करेंगे इसका मतलब क्या है कि ये इतना यहाँ पर बनेगा और ये जो बिंदी है वो यहाँ पर आ जाएगी, इतना तो क्लियर है। अब इसका कहना है कि यहाँ पर ये डॉट डॉट दिया, तो इसका मतलब है कि इसका पूरा यहाँ से रोटेट करने के लिए कहा। अगर इसको हम पूरा रोटेट करेंगे तो यहाँ पर इतना ये वाला बन जाएगा, यहाँ से ये बनेगा और जो नीचे की बिंदी वहाँ चले जाएगी, इधर भी सेम तरीके से पूरा बनेगा, तो ये नीचे की बिंदी यहाँ पर चले जाएगी। तो कैसा बनेगा यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से ऐसा बनेगा। अब ऐसा वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर केवल सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान है, बस हमें यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब वाले को ध्यान में रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक आकृति, इस आकृति में रिक्त मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमारी आकृति अधूरी है। इस आकृति को पूरा करने के लिए हम किस विकल्प को रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका है कि आपको आकृति वैसी की वैसी उठा के वहां पर रखना है, ना कि आपको अलग से घुमा के ले जाना है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इस वाली लाइन की बात करें, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी पूरी होगी, तो इस वाली लाइन की अगर हम बात करते हैं तो इस वाली लाइन कहाँ पर दी है,
यहाँ पर दी है क्या? नहीं, यहाँ तो स्पष्ट दिख नहीं रही, यहाँ से हमें केवल यही दिख रही है, केवल यही दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। फिर यहाँ से कैसा बनेगा? तो ये वाला बनेगा, तो ये वाला हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसके बाद और कैसा बनेगा? तो और हमारे पास यहाँ से ये वाला बनेगा, यहाँ से ये वाला बनेगा, तो ये वाला भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, तो यहाँ से ये वाला भी दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें वैसी की वैसी उठा के, ये कैसे नीचे से यहाँ पर सीधे लग जाएगी, तो बस वैसी की वैसी उठा के हमें देखना है। ठीक है, आकृति को जब भी पूर्ण करना हो तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन कह रहा है। यहाँ पर सबसे पहले कथन को समझिए, फिर निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि कुछ कुत्ते, यहाँ पर कुछ कुत्ते, मान लो यहाँ पर मैं कुत्ते बना लेता हूँ, ये जो कुत्ते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे बनाता हूँ कि यहाँ पर कुत्ते का मैं के ले रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरे कुत्ते लिखने की जरूरत नहीं पूरे, क्योंकि आपको बस प्रश्न को सोल्व करना। क्या मतलब पूरे कुत्ते लिखना? तो यहाँ पर कुछ कुत्ते क्या है? तो इसका कहना है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा लेके क्या करेंगे? कुछ कुत्ते बिल्ली है तो बिल्ली का मैं बी ले लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डॉग है तो डी लेता हूँ और केट है केट तो सी लेता हूं, ऐसा नहीं। मैं बस समझने के लिए आपको बता रहा हूं। इतना क्यों? क्योंकि कभी ऐसे शब्द आएंगे जिसका फिर आपको पहला लेटर भी पता नहीं होगा, इसीलिए कुछ कुत्ते मतलब के, बिल्ली मतलब बी। अब कुछ कुत्ते बिल्ली है तो इतना तो क्लियर है ना, इतना यहाँ पर कुछ वाला संबंध है, ये वाला। अब दूसरे को पढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि सभी बिल्ली पालतू है, जितनी भी बिल्ली सभी की सभी पालतू है। अब पालतू, हाँ ये मत कहना कि बिल्ली पालतू भी है तो जंगली भी होती है, बस हमें तो यहाँ पर इसका सुनना पड़ेगा, इसको सत्य मानना पड़ेगा, इसको पिता के समान मान के हमें सत्य मानना पड़ेगा। तो सभी बिल्ली पालतू है। अब ये जितनी भी बिल्ली है सभी की सभी पालतू के अंदर आ जाएगी, तो ये ऐसा बनेगा। तो पालतू इसके पालतू के अंदर आ जाएगी, तो पालतू का बाहर से डायग्राम बना लेंगे समझने के लिए। अब जितनी भी बिल्लियां पालतू के अंदर है, ठीक है, कि सभी की सभी बिल्लियां पालतू है, तो हाँ ठीक है, दिख रही है। अब तीसरे को देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह कोई पालतू जंगली नहीं है। अब कोई भी पालतू जंगली नहीं है, जंगली नहीं इसका मतलब ये कि जंगली मतलब यहाँ पर मैं जे ले लेता हूँ और इसको अलग ही बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पालतू जंगली नहीं, तो ये अलग ही हो जाएगा। अब हमें इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो निष्कर्ष को देखिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पालतू के जंगली होने की संभावना है। जब इसका कहना है कि कोई भी पालतू जंगली नहीं है, तो कुछ पालतू के जंगली होने की संभावना कैसे हो सकती है? जब इसने कोई भी नहीं कह दिया तो हम संभावना कैसे कहेंगे? क्योंकि कोई भी पालतू जंगली नहीं है, कोई भी पालतू जंगली नहीं है, तो यहाँ पर कुछ पालतू के जंगली होने की संभावना है, तो ये नहीं हो सकता है। तो पहला वाला यहाँ पर गलत है, ठीक है, क्योंकि इसने कहा कि कुछ है ही नहीं, तो फिर संभावना कैसे होगी? कुछ है ही नहीं तो संभावना कैसे होगी? अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ कुत्ते जंगली हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कुत्ते जंगली है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कुत्ते जंगली दिखाई दे रहे हैं? आप कहोगे नहीं, हमें कुछ कुत्ते जंगली नहीं दिखाई दे रहे हैं, और हमें यहाँ पर वैसे भी कथन में नहीं कहा था कि कुछ कुत्ते जंगली है, तो दोनों की दोनों यहाँ पर हमें नहीं है, नहीं कर रहा है। ठीक, इधर देखो, सबसे पहले आप ध्यान कहीं और लगाते हो, फिर कहते हो कि आप पढ़ाते हो हमें समझ में नहीं आता है। आप स्क्रीन पे नहीं देखते हो, स्क्रीन पे देखो ध्यान से। अब इसने कहा कि कुछ कुत्ते जंगली, क्या आपको यहाँ पर कुछ कुत्ते जंगली दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, दोनों की दोनों गलत है। ऑप्शन में देखेंगे ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान लगा के पढ़िए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भागित का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटाव, माइनस का अर्थ गुना और गुणा का अर्थ भाग है। तो यहां पर कुछ भी नहीं करता, ये गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। थोड़ा सा इधर देखना, गणितीय संक्रिया का प्रश्न, हमें यहाँ पर क्या करना है? चिन्ह को चेंज करके समीकरण को सोल्व करना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं 72 लिखता हूं, तो ये मैंने 72 लिखा। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह, और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा? गुणा का अर्थ इसने कहा भागित, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? भागित का चिन्ह लगा लेंगे और अगली संख्या 9 को लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस से, और माइनस का अर्थ इसने क्या कहा? माइनस का अर्थ इसने गुणा का था, यहाँ पर अगला हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और क्या करेंगे? 3 को लिख लेंगे। अगला हमारे पास भागित है, और भागित का अर्थ इसने क्या कहा? जोड़ का, तो यहाँ पर हम जोड़ लगा के अगली संख्या 8 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस है, और प्लस का अर्थ इसने क्या कहा? प्लस का अर्थ इसने घटाव का, तो यहाँ पर माइनस लगा के अगली संख्या 2 को लिखेंगे। अब ये हमने चिन्ह चेंज कर लिया, आप इसको बोर्डमास रूल पे सोल्व करना, यानी कि सबसे पहले भाग देंगे, फिर गुणा प्लस माइनस। तो बोर्डमास रूल मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे, तो 9 8 72, मतलब ये 8 बार में गया। अब ऊपर से गुणा 3 उतरेगा, ऊपर से गुणा 3 उतरेगा, उसके बाद प्लस का 8 रहेगा और माइनस का 2। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो 8 3 24, कितना और 8 3 24, ऊपर से प्लस 8 तो उतारेंगे। वैसे में मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 24 8 को आपस में प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 24 8 मतलब 32 हो जाएंगे। कितने? 32। ऊपर से -2 मतलब यहाँ पर बराबर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्या होगा? 30 होगा। ऑप्शन में देखिए 30 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के ने एक लड़की से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ मौसी है, लड़की लड़के से कैसे संबंधित है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा भी एमपी पुलिस में ही पूछा गया था 2023 में, और ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न इशारे करने वाला। वैसे 2023 में जो रीजनिंग आई थी वो भी सरल थी, क्योंकि देखिए अभी आपको पता है कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा था, हमें अच्छे से प्रश्न को करना होगा, अच्छे अच्छे प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर एकदम छोटे से हल्के से प्रश्न को पढ़ के चले जाए और वहाँ जाके पता चले कि यार
प्रश्न बहुत टफ आ रहा है, सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो हमें थोड़ा सा लेवल, मान लो कि हमें 70% ईजी मिल रहा है, ठीक है, हमें 70% ईजी मिल रहे प्रश्न, लेकिन फिर भी हमें 90-100% कठिन ही करके जाना है। क्यों? क्योंकि हमें जितना हम कठिन करके जाएंगे उतने हम सरल प्रश्न को यूं ही उड़ा देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बस ये देखना। अब यहां पर देखिए, इशारे करने वाले में आपको बस कुछ भी नहीं करना, खुद को लेकर इस प्रश्न को सोल्व करना। कैसे? देखिए, प्रश्न करा कि एक लड़के ने एक लड़की से कहा, एक लड़के ने एक लड़की से कहा, मान लो तुमने कहा एक लड़की से, ठीक है, आप खुद को लो, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, लेकिन आप खुद को ले लो। अब तुमने क्या कहा कि तुमने एक लड़की से कहा कि तुम्हारी माँ मतलब उस लड़की की माँ, तुम्हारी माँ के पति मतलब उसके पिता, तुम्हारी माँ के पति मतलब तुम्हारे पिता की बहन मेरी भुआ या मौसी है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको भी डायग्राम के माध्यम से समझा, क्योंकि वो तो बहन लगेगी। किससे? देखिए, जिससे ये हमारे पास एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, ये हमारे पास एक लड़का है, ठीक है, और ये हमारे पास एक लड़की है। यहाँ पर एक लड़की हो जाएगी तो ये हमारे पास एक लड़की होगा, ठीक है, ये लड़की है और ये लड़का है। अब लड़के ने एक लड़की से कहा, अब ये लड़के ने इस लड़की से कहा, ठीक है, इस लड़की से कहा कि तुम्हारी माँ के पति, यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति, यानी कि इसकी माँ कौन हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी ये माँ, और माँ का पति मतलब इसका पिता हो जाएगा, तो यहाँ इसका पिता हो गया, ठीक है, ये माता पिता हो जाएंगे। तुम्हारे माँ के पति की बहन, इसकी कोई एक बहन है, ठीक है, ये कौन है? ये बहन है, यहाँ पर मैं बहन बना देता हूँ, तो बहन है, ठीक है, बहन मेरी भुआ या मौसी है। तो लड़की लड़के से किसके से संबंधित है? तो यहाँ अगर इसकी ये भुआ या मौसी है, इसका मतलब ये है कि ये इसकी बहन ही होगी। क्यों? क्योंकि ये भी तो इसकी माँ हो सकती है और पिता हो सकता। अगर हम इससे पिता की बहन में जाएंगे तो भुआ कहलाएगी, और माँ की बहन में जाएंगे तो मौसी कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 100% क्या होगी? तो बहन होगी। ये लड़की क्या होगी? बहन होगी। तो ऑप्शन में देखिए बहन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब मान लो इसको, आपको इसकी बहन मानो या उसकी बहन मानो, एक ही बात है। यहाँ तो इससे स्पष्ट इसने कहा कि पति की बहन है, इसका मतलब ये कि 100% भुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके पिता की बहन है ये है, और ये इसकी भी कौन है? भुआ है। इसका मतलब ये कि ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। तो ये कौन है? बहन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट दिया है, इन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, हमें यह बताना है। नहीं बनाया जा सकता इसका मतलब क्या है? देखिए सिंपल सा है, बस आपको बस सोल्व करते आना चाहिए। सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर कैंडिडेट में जितने भी लेटर है इनका ही यूज करके हमें एक नया शब्द बनाना है। अगर डिफरेंट आया मतलब वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ना कि नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे हम यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे तो डी है, ठीक है, यहाँ पर ए है तो ए भी है, टी है तो टी भी है, ई है तो ई भी है। तो ये तो बन रहा है क्योंकि इसने यहाँ से यूज करके सिंपल सा बन रहा है। अब हम बाकी को देखेंगे, यहाँ पर सी है तो सी भी है, यहाँ पर ए है तो ए है, एन है तो एन भी है, डी है तो डी है, आई है क्या? यहाँ पर आई भी है, डी है तो डी भी है, डबल डी ये भी बन रहा है। अब ये भी बना है, इसको देखिए, यहाँ पर डी है तो डी भी है, यहाँ पर ई है तो ई भी है, ए है तो ए भी है, एन है तो एन भी है, ये भी बन रहा है। अब क्या करेंगे? सी भी बन रहा है। डी को देखिए, यहाँ पर टी है क्या? हाँ तो टी है। इसके बाद ई है क्या? तो ई भी है। क्या ए है क्या? तो ए भी है। क्या एम है क्या? तो एम नहीं है। एम नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि एम को नहीं लेंगे क्योंकि कैंडिडेट में एम नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो यही वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वैसे आपने तो देखते ही प्रश्न को सोल्व कर लिया होगा, लेकिन मुझे सोल्व करने का तरीका बताना जरूरी है क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो आप कैसे सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें से नए भी होंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे, जिससे मान लो कि आपको आता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है ना जिनको नहीं आता है, क्योंकि मैंने वीडियो में कहा कि अगर आप नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, तो मैं सिखा दूंगा। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में पहली पंक्ति में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर और दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कोड दिए गए अक्षरों के लिए सही कोड का चयन करें। मतलब जो है एक दूसरे के कोड है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, इसका प्रश्न का कहने का मतलब इसकी ए है और ए का कोड यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर सी है तो सी का कोड माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ई है तो ई का कोड यहाँ पर भागित हो जाएगा। ये एक दूसरे के कोड है, ठीक है, ये एक दूसरे के कोड है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि पैरेट को क्या होगा, पैरेट का, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर हमें पी का बताना। अब पी का क्या है? तो पी को यहाँ पर देखिए कहाँ पर, तो पी यहाँ पर है, पी का यहाँ पर ये वाला चिन्ह, तो यहाँ पर हम इस वाले को बनाएंगे, और ये वाला अगर ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें डी में दिखाई दे रहा है। अब पी का, अब ए का बताना। ए का क्या है? तो ए का प्लस है, यहाँ पर आपको ए दिखाई देगा होगा, तो ए का यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। अब प्लस देखेंगे तो यहाँ पर प्लस लगा है तो नहीं लगा है, यहाँ पर प्लस नहीं लगा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? ए है, और सॉरी आर है, डबल आर है, तो डबल आर मतलब डबल डॉलर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? डबल डॉलर होना चाहिए। अब डबल डॉलर देखेंगे तो डॉलर हमारे पास यहाँ पर डबल डॉलर है, ठीक है, मैंने यहाँ पर डबल डॉलर बना दिया है। ओका देखिए, इसका हमने निकाल लिया। ओका क्या है? तो ओका ये वाला चिन्ह है, ओका ये वाला चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर टी का क्या? देखिए ओका ये है, और टी का क्या है?
है तो टी का यहाँ पर देखेंगे तो टी का यहाँ पर डबल ये वाला चिन्ह, कौन सा वाले, ये वाला चिन्ह, ये वाले। अब इसमें से आपको यहाँ पर एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, तो ये वाला डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, इसमें है लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो डबल डॉलर है और यहाँ पर डबल ये स्टॉप है, ये हमारे पास केवल यहीं पर है। यहाँ पर हमारे पास इतना मैच हो गया है, इतना मैच हो गया है, तो यही वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब होगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बस हमें सारणी के हिसाब से, तो बस ये ऐसा है कि घुमाने के लिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इसीलिए इतना घुमा रहा था। बाकी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। बस हमें इन्हीं के कूट लेना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। मतलब ये जो दूसरी आकृति है पहली आकृति से संबंधित है, ये हमें बताना है कि तीसरी आकृति चौथी से कैसी होगी। ठीक है, मतलब ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन आकृति एनालॉजी का प्रश्न है। मतलब क्या है कि जिस प्रकार से यहाँ पर एप्पल का संबंध इन लेटरों से है, उसी प्रकार इसका हमें बॉल्स का बताना। ठीक है, बॉल्स का। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हम यहां से ए को देखें तो ये पलट गए, मतलब पलट गए मतलब क्या, इनका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा, सीधी सी बात है। यहां पर इसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया, मतलब ये वाला प्रतिबिंब बन गया इसमें। आगे जाके ये पलट गए, ऐसा ही ऐसा इनका भी दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से पलटा देंगे तो बी पे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि बी तो वैसा ही रहेगा। ए पे प्रभाव पड़ेगा, ए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ए नीचे की ओर तो उल्टा हो जाएगा। एल पे प्रभाव पड़ेगा, एल ऐसे हो जाएंगे। एस पे प्रभाव पड़ेगा तो हाँ एस पे भी ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा, बी ऐसा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहां पर है। ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ए में तो वैसा की वैसा प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, कहां पर दिखा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये प्रतिबिंब वाला, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में ये पलट गए, ये दर्पण प्रतिबिंब पलटे हैं और यहाँ पर आए हैं। तो हमने भी क्या करा, इन बॉल्स को भी दर्पण प्रतिबिंब में पलट दिया और यहाँ से यहाँ पर बता दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्ग है ये आपको बताना। ठीक है, तो वर्गों की संख्या। अब यहाँ पर आपको देखिए ट्रिक लगाना पड़ेगा। अगर बिना ट्रिक से करोगे तो आप पता नहीं कितना समय लगा सकते हो, बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या ट्रिक लगाना, तो सबसे पहला तरीका कि आपको एक इतना सा हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या ट्रिक लगाना, अगर गिनोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, यहाँ पर टोटल कितने 5 है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना 1 2, यहाँ पर भी 1 2, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 का 1 गुणा करेंगे तो 1, आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 हो रहा है। तो ये भी ट्रिक आपको पता होगी। तो यही वाली ट्रिक लगाना अपन को। कैसे, देखिए यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले इस वाले में 1, फिर यहाँ पर ये 2 बड़े वाले में लगा रहे, फिर यहाँ पर 3, इधर से यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, लास्ट से लास्ट के साथ गुणा करेंगे तो 2 3 6, यहाँ पर 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2 ही। मतलब यहाँ पर बड़ी वाले में कितने हैं, 6 और 2 8 है। अब बड़ी वाली आकृति में कितने वर्ग है, तो 8 है। और इस वाली आकृति में कितने, तो इस वाली आकृति में सिंपल सी बात है कि हमें अभी हमने देखा था कि इस वाली आकृति में टोटल 5 है, तो यहाँ पर टोटल 5 है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 है। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि इसमें 5 है। और ये बड़ी वाली में कितने, तो बड़ी वाली में आपको अभी मैंने बता दिया है कि यहाँ पर कितने 8 है। इतना क्लियर है, 8 ही होंगे और 5 ही होंगे। अब आपको और कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो एक हमें यहाँ पर छोटा सा ये दिखाई दे रहा है। अब छोटा सा एक दिखाई दे रहा है तो एक को हम यहाँ लिखेंगे। और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एक हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है छोटा सा, एक ये वाला दिखाई दे रहा है तो एक ये भी लेंगे। अब अभी आपको और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो और हमें यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है और एक हमें यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि एक हमारा यहाँ पर ये भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो 2 हमारे पास ये हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 8 5 13 14 15 15 2 17 17 ऑप्शन में है नहीं, सॉरी। यहाँ पर जो वाला ये नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ग की एक परिभाषा कहती है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर 2 भुजाएं असमान है, इसका मतलब इसे नहीं लेंगे। इसकी चारों भुजाएं समान है, इसकी भी यहाँ पर चारों भुजाएं समान है, इसकी भी चारों भुजाएं समान है, तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे 1 को तो हमने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर 2 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो 2 को भी हम ले लेंगे। तो 2 हमने ले लिया, 8 5 13 14 15 16, यहाँ पर टोटल कितने लिख रहे थे, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 16 निकले। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक।